सर हमने प्रोटीन का टॉपिक पूरा कर लिया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, वरना फिर इसको हमें कंप्लीट करना पड़ता। जी सर। ये जो है दरअसल चैप्टर 2 है जो हम पढ़ रहे थे, और इसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और ये ज़ूलॉजी का चैप्टर है। इसमें जो है, अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने बताया है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हम इसे पढ़ने के मुतालिक चीज़ें पढ़ें तो चैप्टर 2 में हमें क्या पता चलता है। ये जो चैप्टर 2 है, इसमें उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप हमें मालूम करनी है स्ट्रक्चर के लिहाज से। फिर हमने हाइड्रोलिसिस है, फिर इसमें जो है वो कंडेंसेशन है, फिर इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जो दरअसल हमारी बुक में एक टेबल बना हुआ है उसके मुताबिक हमें पढ़ने हैं। और अगर उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे तो इत्तेफाक से इसमें न्यूक्लिक एसिड भी शामिल हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी वो एसिड जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और वो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए होते हैं। जी। इस वजह से हमें शराफत से जो है वो न्यूक्लिक एसिड के मुतालिक भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि चैप्टर पूरा आराम से कंप्लीट हो जाए, वरना फिर ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा। सर ये फॉर्म्स के हवाले से पूछना था, ये कल से मिलने शुरू हो जाएंगे? इंशाल्लाह। अच्छी बात है, ये बुरी बात है। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। ये जो डीएनए और आरएनए हैं इनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। कौन से फॉर्म? पता नहीं, किसी फॉर्म के मुतालिक उन्होंने पूछा। अगर इन्हें नहीं पता तो अच्छी बात है। ये फॉर्म जो है जो पूछे जा रहे थे वो एग्जामिनेशन फॉर्म है, फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम देना है तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी देना है। इसलिए कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तो दिए ही थे, याद होगा आपको, वही सेम प्रोसेस है। सब कुछ अगर आप चाहें तो खुद से डाउनलोड कर लें, चाहें तो कॉलेज से लें। एक्चुअली जो डाउनलोड है उसके अंदर ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ कॉमर्स के ये हैं, तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये पार्ट हम करें या नहीं करें। सेकेंड ईयर के नहीं सर, फर्स्ट ईयर के। सेकेंड ईयर के नहीं आए, दिस इज अबाउट द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए वो सो रहे हैं, कह रहे हैं सेकेंड हाफ में उसकी बात करेंगे, अभी वो फर्स्ट ईयर के लिए जाग रहे हैं, यानी फर्स्ट हाफ में। यहाँ पे इसके मुताबिक जो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, और वो टेबल क्या बता रहा है? टेबल ये बता रहा है कि परसेंटेजेस क्या हैं। जैसे जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो डीएनए या फिर आरएनए हैं। तो डीएनए के बारे में दिया है कि बैक्टीरियल सेल में 1% होता है, जबकि मेमेलियन सेल में 0.25। कम है या ज़्यादा? आरएनए के लिए लिखा है कि आरएनए इसमें ज़्यादा यानी 6 है परसेंट, और जबकि ये मेमेलियन सेल में यानी हम में 1.10% है। सही है या नहीं? वैसे अगर देखा जाए तो ये 1% जो है, 1.10% भी 1% ही होता है इत्तेफाक से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो हैं वो भी 1% हैं, ये भी 1% है। तो यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ये एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1% इन मेमेलियन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1% इन मेमेलियन सेल। तो उसमें अगर आरएनए लिखा हुआ हो और इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिखे हो तो ये दोनों 1% है या नहीं? तो सही है। अगर ये बात आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि डीएनए जो है वो 1 और 0.25 होता है, इसमें 6 और 1.10 होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियस में एसिड होते हैं उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और वो डीएनए और आरएनए होते हैं। अगर एक सेल हो हमारे पास तो इस सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में एक थ्रेड होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इन क्रोमोसोम पे एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम डीएनए है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं एक बॉडी भी होती है न्यूक्लियस में जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर भी एक न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम कहते हैं आरएनए। इस लिहाज से अगर देखा जाए कि डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। इस तरह से दोनों जो हैं वो किस में प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस में।
इस वजह से हम इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरी एसिड कहने की वजह क्या है? दूसरी एसिड कहने की वजह ये है कि इसमें एसिडिक नेचर के होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए इनको न्यूक्लिक कहते हैं, और एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए एसिड कहलाते हैं। अगर आपने कभी फर्स्ट ईयर में या क्लास 9th में ये बात पढ़ी हो कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, क्या एसिड टेस्टलेस होते हैं या एसिड का वाकई कोई टेस्ट भी होता है? तो अगर आपको ये पता हो कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, सॉर का मतलब होता है खट्टे होते हैं, सॉल्टिश नहीं होते, सॉल्ट होते हैं। सेकेंड ईयर के फॉर्म अभी नहीं आए हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दरअसल कहते हैं कि न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए न्यूक्लिक, और चूंकि एसिडिक नेचर के होते हैं इस वजह से एसिड, जिनमें आरएनए और डीएनए शामिल हैं। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस भी होता है। देखिए बाकी जो हमने पढ़े थे उसमें ये तीन तो होते हैं, ये तीन प्रोटीन में भी हैं, ये तीन कार्बोहाइड्रेट में भी हैं, ये तीन लिपिड में भी हैं। लेकिन प्रोटीन में एक और इजाफा हो जाता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, और इसमें एक और इजाफा हो गया है कि इसमें फॉस्फोरस भी होता है। और दरअसल कहते हैं कि हमने प्रोटीन में ये भी पढ़ा था कि सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं, लेकिन कभी कभी सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं प्रोटीन में, लेकिन कभी कभी, लेकिन यहाँ पे इसमें ऑलवेज होते हैं, इसमें ऑलवेज फॉस्फोरस और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरीके से इनके नाम जो हैं वो डीएनए हैं और आरएनए हैं। और दरअसल इनकी परसेंटेजेस वही जो हमने उस टेबल में पढ़ी कि 0.25 मेमिलियन सेल में, और 1% जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है, जबकि आरएनए 1.10% जो है वो मेमिलियन सेल में और 6% बैक्टीरियल सेल में है। ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट हैं, इसके तीन कंपोनेंट हैं। एक इसमें शुगर का मॉलिक्यूल होता है, एक इसमें फॉस्फेट होता है, और एक इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है। एक इसमें क्या होता है? शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और एक बेस होता है। इन तीनों को मिला के कहते हैं, दरअसल कहते हैं एक एस यानी शुगर प्लस एक फॉस्फेट प्लस एक नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला के कहते हैं एक, एक इसके साथ प्लस एन यानी बेस। एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस मिला के बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। और दरअसल ये न्यूक्लिक एसिड वो हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सी शुगर होती है? जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कौन सी शुगर, कहने शुगर तो डायबिटीज होती है। पर शुगर डायबिटीज नहीं है इसमें। इसमें कौन सी शुगर है? इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो या तो राइबोस शुगर होती है या फिर वो डी ऑक्सी राइबोस होती है। और इसी तरीके से जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोरिक एसिड से हासिल होता है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके नाम हैं एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, यूरेसिल। तो दरअसल कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस और इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल और फॉस्फेट होता है। इनको मिला के कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये अगर इनके बारे में तफसीलात अगर हम पढ़ें आगे तो हमें कुछ और पता चलेगा। पता ये चलेगा कि क्या चीज़ मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमें पता ये चला कि एक फॉस्फेट, ये रहा एक फॉस्फेट, एक बेस, ये रहा एक बेस, और एक शुगर का मॉलिक्यूल मिला दें तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या चीजें मिला दें? एक शुगर का मॉलिक्यूल, दिस इज शुगर, एस शुगर, ये बेस, और ये फॉस्फेट। ये शुगर, ये बेस और ये फॉस्फेट, ये अगर मिला दिया जाए तो बनता है एक न्यूक्लिक एसिड, ओ सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड। इसमें शुगर कौन सी होती है? शुगर दो होती हैं, या राइबोस या डीऑक्सी राइबोस।
राइबोस या डीऑक्सी राइबोस असल में डीएनए और आरएनए में होती हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिसमें शुगर होती हैं वो दो टाइप की हैं, एक को हम राइबोस शुगर कहते हैं, एक को हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के बारे में हम पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो राइबोस शुगर है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है C5H10O5 और जो डीऑक्सी राइबोस है उसका नाम है C5H10O4। इन दोनों में क्या फर्क है? C5 इसमें भी है, C5 इसमें भी है। क्योंकि ये C5 है इसका मतलब है ये पेंटोज शुगर है और शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं और ये मोनोसेक्राइड्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कम है यानी 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में एक कमी है, इस वजह से इसको डीऑक्सी कहते हैं। डीऑक्सी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन कम हो, इसलिए इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में सिर्फ ऑक्सीजन का फर्क है। और राइबोस और डीऑक्सी राइबोस जो हैं वो दरअसल डीएनए और आरएनए में होते हैं। जिसमें राइबोस शुगर होती है वो आरएनए होता है। आरएनए में जो शुगर है उसका नाम आर जो सबसे पहले है वो है ही शुगर का नाम, जिसका नाम है राइबोस शुगर। और जो डीएनए है उसमें जो डी नाम रखा गया है वो है ही शुगर का नाम, यानी डी ऑक्सी राइबोस। जो पहला लेटर है डी, ये शुगर का नाम है यानी डीऑक्सीराइबोस। और Na किसे कहते हैं? नॉट एप्लीकेबल को नहीं, न्यूक्लिक एसिड को। तो दरअसल ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है उसको डीएनए कहते हैं, और ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें शुगर राइबोस होती है उसको आरएनए कहते हैं। फर्क ये भी है कि डीएनए जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस के अलावा राइबोसोम में भी होता है, यानी साइटोप्लाज्म में भी होता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो एक तो है फॉस्फेट यानी H3PO4 से ली गई है, एक है शुगर, और शुगर जो होती है या तो वो राइबोज होती है या डीऑक्सी राइबोज। तीसरी बात है नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस को नाइट्रोजनस बेसिस इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए नाइट्रोजन मौजूद है, इनमें नाइट्रोजन मौजूद है, इनमें नाइट्रोजन मौजूद है, इनमें नाइट्रोजन मौजूद है। वो बेसिस जिनमें नाइट्रोजन होता है उनको नाइट्रोजन कहते हैं, और इन्हें बेसिस एसिड और बेस की वजह से नहीं कहते। शायद आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि एसिड उसे कहते हैं जो H आयंस देते हैं, एसिड उसे कहते हैं जो H आयंस देते हैं। बेस उसको कहते हैं जो OH नेगेटिव आयन देता है, बेस उसको कहते हैं जो OH नेगेटिव आयन देता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई OH नेगेटिव आयन नहीं देता, लेकिन इन्हें हम बेस इसलिए कहते हैं कि इसी बेस के नाम पर न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा जाता है। ये एक शुगर हो, एक फॉस्फेट हो और एक बेस हो, तो इससे बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 5 न्यूक्लियोटाइड हैं। उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं प्यूरीन बेसिस या प्यूराइन बेसिस, और दूसरे को हम कहते हैं पायरिमिडीन बेसिस या पायरिमिडाइन बेसिस। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेसिस की बात ये की गई है कि न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस बेसिस को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं जो कि डबल जिसमें डबल रिंग होती है उनको हम कहते हैं प्यूरीन बेसिस, और जिसमें सिंगल रिंग होती है कार्बन की उसको हम कहते हैं पायरिमिडीन बेसिस। इसमें डबल होती है उसको प्यूरीन कहते हैं, इसमें सिंगल होती है उसको पायरिमिडीन कहते हैं। अगर आप देखें तो ये अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिसका नाम बड़ा है वो छोटी हैं, और जिसका नाम छोटा है वो बड़ी हैं। प्यूरीन और पायरिमिडीन में नाम पायरिमिडीन का बड़ा है, जबकि पायरिमिडीन छोटी होती है। और जब प्यूरीन नाम छोटा है ये बड़ी होती है। छोटी और बड़ी से क्या मुराद है? कहते हैं जो प्यूरीन बेसिस हैं वो हैं 2, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन है कौन सी? पायरिमिडीन है
साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। आपको क्या याद करने हैं? आपको इनके स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं। फिर आपको क्या याद करना है? आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए, ग्रुप पता होने चाहिए और नाम पता होने चाहिए। अगर आपको ये बात पता हो, बस यही काफ़ी है। देखिए यहाँ पे जो बेसिस हैं उनको बनाया गया है कि व्हाट आर दीज बेसिस, जिसकी बेस पर नाम रखे गए हैं। ये देखिए, ये जो 3 हैं ये पायरिमिडीन बेसिस हैं और ये जो हैं ये प्यूरीन बेसिस हैं। प्यूरीन बेसिस सिर्फ 2 हैं, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है गुआनिन। और जब पायरिमिडीन बेसिस हैं वो 3 हैं, एक का नाम है साइटोसिन, थायमीन और इसका नाम है यूरेसिल। इसका नाम रह गया है यूरेसिल। यूरेसिल, ये यूरेसिल है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है, ये एडेनिन है, ये गुआनिन है। क्या हमें इसके स्ट्रक्चर याद करने हैं? नो, आपको इसके स्ट्रक्चर याद नहीं करने। फिर क्या याद करना है? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पायरिमिडीन जो हैं उनके नाम क्या हैं। उनके नाम हैं यू सी टी, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमीन। और जो प्यूरीन है उनके नाम है ए और जी। ए यानी एडेनिन और जी यानी गुआनिन। ये आपको इनके नाम पता होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इसमें सिंगल चेन है या डबल। यहाँ पे अगर आप देखें, सब में देखें सिर्फ एक चेन है, एक चेन है, एक चेन है। जिसमें एक चेन होती है उसको हम कहते हैं पायरिमिडीन। और अगर आप यहाँ पे देखें जिनमें 2-2 चेन्स हैं, यहाँ पे देखें इसमें एक छोटी एक बड़ी, एक हेक्सागोनल चेन है, एक पेंटागोनल है। एक हेक्सागोनल है, एक पेंटागोनल है। इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों चेन होती हैं, वो होती हैं ए और जी। ए और जी यानी एडेनिन और गुआनिन। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इनके स्ट्रक्चर याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? इनके नाम और इनके ग्रुप। इनके नाम और इनके ग्रुप अगर आपको पता होंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो चीज याद करनी थी वो याद कर ली। सही। अब हम स्टोरी को आगे चलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायग्राम बनी हुई है। किस चीज की डायग्राम है? इसी चीज की डायग्राम है कि यहाँ पर जो है, इस अगर डायग्राम को आप देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक फॉस्फेट है और ये एस यानी एक शुगर है और यहाँ पे जी लगा हुआ है। जी, जी यानी गुआनीन। जी यानी गुआनीन। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम गुआनीन न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम गुआनीन न्यूक्लियोटाइड है। इसलिए कि न्यूक्लियोटाइड के जो नाम होते हैं वो किस बेस पर होते हैं? वो उसमें जो बेस प्रेजेंट होती है उसकी बेस पर रखे जाते हैं। इसके बेस पर जो बेसिस उसमें प्रेजेंट होती हैं उसी बेस के ऊपर नाम रखे जाते हैं। इसकी बेस के ऊपर जो बेसिस में प्रेजेंट होती हैं उसी की बेसिस के ऊपर उनके नाम रखे जाते हैं। और आपको जो है वो याद रखने की बातें वो यही हैं कि आपको क्या कुछ याद होना चाहिए। आप कुछ ये याद होना चाहिए, जैसे अगर इस डायग्राम में आगे चलें तो क्या है? आगे डायग्राम में ये बताया गया है, आगे डायग्राम में ये बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये एक शुगर है और यहाँ पर ये फॉस्फेट है और यहाँ पे ये यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के मिलने से जो न्यूक्लियोटाइड बनी उसका नाम यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड वो होती है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, शुगर, फॉस्फेट और बेस। जो शुगर होती है वो राइबोस भी होती है और डीऑक्सीराइबोस भी होती है। जो बेसिस होती हैं वो दरअसल हैं ए, सी, टी, जी, यू। ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन, यू से यूरेसिल। ये जो दरअसल 5 बेसिस हैं इनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। अगर वो डबल चेन वाली बेसिस हैं तो हम इनको कहते हैं प्यूरीन बेसिस और प्यूरीन बेसिस जो हैं वो 2 हैं।
और वो हैं ए और जी यानी एडेनिन और गुआनिन, और बाकी साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये सब के सब सिंगल चेन की हैं। तो ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड वो हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिनके 3 कंपोनेंट हैं, जिनमें शुगर होती है, जिसमें नाइट्रोजन बेस होती है, जिसमें फॉस्फेट होता है। इसमें शुगर चेंज होती रहती है। अगर वो डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, अगर आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर होगी। और इसी तरीके से जो बेसिस हैं वो चेंज होती रहती हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन यानी ए और जी यानी एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन यानी साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो ये बेसिक है न्यूक्लिक एसिड का, कि जैसे हमने कहा कि प्रोटीन किस चीज की बनी होती है, यानी प्रोटीन का यूनिट क्या है, तो पता चला प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट मोनोसेक्राइड है। इसी तरीके से लिपिड का यूनिट क्या है, लिपिड की यूनिट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह से अगर हम ये कहें कि इनके यूनिट क्या हैं न्यूक्लिक एसिड के, इनके न्यूक्लिक एसिड के जो यूनिट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड वो होता है जो कि 3 चीजों से मिलकर बना हो, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस। एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हम स्टोरी को आगे चलाएं तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये बात लिखी हुई है, आगे ये लिखा है फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। कि न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये बात हमने चैप्टर 12 में भी पढ़ी थी कि न्यूक्लियोटाइड जब ब्रेक होते हैं तो उनसे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बनता है। यहाँ पर यही है कि न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, शुगर और बेस। अगर हम एक शुगर ले लें और प्लस एक बेस लगा दें, एक शुगर ले लें, एक बेस लगा दें, इसका नाम बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और इसके अंदर अगर फिर उसके बाद एक और चीज ऐड करते हैं यानी फॉस्फेट, उसका नाम बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसमें सिर्फ 2 पार्ट होंगे, शुगर और बेस, वो होगा न्यूक्लियोसाइड। और जिसमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाएगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? बेस मीन अल्कली ग्रुप नॉन, यहाँ पे बेस का नाम मतलब अल्कली ग्रुप नहीं है। यहाँ पे बेस का मतलब होता है जिसकी बेस पर न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा जाएगा। अगर उसमें यू होगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम यूरेसिल होगा, अगर ए होगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम एडेनिन होगा। तो असल में क्या है कि जिस बेसिस पर नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड रखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच नेम ऑफ nucleotide is given its name is known as is known as is known as what? बेस। बेस। ये एसिड और बेस वाला बेस नहीं है, ये एसिड और बेस वाला बेस नहीं है। कौन सा वाला बेस है? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजनस बेस। इसे नाइट्रोजनस इसलिए कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसको नाइट्रोजनस इसलिए कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और बेस इसलिए कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम इनकी बेस पर रखा जाता है। बेस पर, इनकी बेस पर असल में न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा जाता है, इसलिए इनको बेस कहते हैं। इनकी बेस पर न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा जाता है, इसलिए इनको बेस कहते हैं। राइट, ये बात आपको समझ आ गई? उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर ये जो एडेनिन गुआनिन है ये न्यूक्लियोटाइड है? ये बेसिस के नाम हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन।
ये नाम है बेसिस के। और सर न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं फिर? 3 चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनती हैं। 3 चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनती हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं? एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट। एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट। सही या नहीं? सही सर। यस सर। तो एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस मिलकर बनते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और इसमें जो बेसिस हैं वो बेसिस इसलिए हैं कि उसकी बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड के नाम रखे जाते हैं। Yes, बेसिस sir. पर न्यूक्लियोटाइड के नाम रखे जाते हैं। और बेसिस जो हैं, तो शुगर इसमें पेंटोज शुगर है, वो राइबोस भी होती है और डीऑक्सी राइबोस भी होती है। डिपेंड करता है कि वो कौन से हैं। तो हमें सिंपली ये क्या बात पता चली? बहुत सिंपल सी बात हमें ये पता चली कि न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिसमें दरअसल एक शुगर, राइट, और अगर एक बेस हो तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर एक शुगर, एक बेस हो तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन अगर एक बेस हो, एक शुगर हो, उसके साथ फॉस्फेट भी आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट हो तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अगर सिर्फ शुगर और बेस हो तो हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। सर जैसे कि न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, तो न्यूक्लियोसाइड्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए भी कहते हैं, नहीं इसलिए नहीं कहते। यहाँ पे ये नाम डिफरेंट है। जी आप ये आपका सवाल क्या था? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं काफी सारे मिलके, तो न्यूक्लियोसाइड्स का क्या फंक्शन होता है? असल में न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो हर बॉडी में होते हैं, हमारे लिविंग सेल्स में भी होते हैं। जो हम न्यूक्लियोटाइड खाते हैं उनको हम पहले डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इसलिए कि छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो ब्लड्स के थ्रू जा सकते हैं, बॉडी में एंटर हो सकते हैं, हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड थोड़े से बड़े होते हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते। इस वजह से आपको शायद पता हो कि अगर हम प्लांट्स खा रहे होते हैं, प्लांट्स, तो इसका मतलब है हम प्लांट के सेल खा रहे हैं। अगर हम प्लांट के सेल खा रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यूक्लियस खा रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियस खा रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड खा रहे हैं। उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा और डाइजेस्ट होकर वो न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। ये बात हमने चैप्टर 12 में पढ़ी थी, जिसका नाम डाइजेशन का प्रोसेस था। और उसमें ही हमने पढ़ा था, अगर आपने वो चैप्टर याद कर लिया हो तो आपको ये याद होगा कि न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है। न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियस। नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। अब क्वेश्चन दूसरा, न्यूक्लियोटाइडेज कौन बनाता है? पहला आंसर लिवर, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, पेनक्रियास। आंसर बताएं। न्यूक्लियोटाइडेज एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करता है। कौन बनाता है? जेजुनम। जेजुनम बनाता है, राइट। जिसने पेनक्रियास का आंसर दिया था, द आंसर वाज रॉन्ग। आपको पता है कि 10 मिनट के बाद जो है वो हमारा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको इसको रिकनेक्ट करना है सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर, राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जब एक्ट करता है सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है।
और न्यूक्लियोसाइड में ये होता है कि कौन सी चीज़ अलग हो जाती है, फॉस्फेट अलग हो जाता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड से अगर फॉस्फेट अलग हो जाए तो क्या रह जाता है, सिर्फ शुगर और बेस। शुगर और बेस, शुगर और बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप देख रहे हो, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड से कार्बन नंबर 5 पे पेंटोस शुगर के ऐड हो जाता है फॉस्फेट। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो फॉस्फेट है वो कौन से नंबर पर है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। तो आप देखें कहाँ पर आया, कार्बन नंबर 5 पे ये फॉस्फेट आया। ये कौन सा कार्बन नंबर है, देखिए जो O होता है ना, O यहाँ से नहीं, यहाँ से हम शुरू करते हैं 1, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये मैंने 5 कार्बन क्यों लिए, इसलिए कि ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर कहते किसको हैं, जो पेंट पहनती है, नो, पेंटोस कहते ही उसको हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो ये शुगर है एक पेंटोस शुगर। और इस तरीके से इसमें ये क्या चीज ऐड है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है और इस नाइट्रोजनस बेस का नाम एडेनिन है। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब आपको जो है इन बेसिस के बारे में और बहुत कुछ बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको जरूरी होगा कि फिर ये पहचाने पेंटागोन, पेंटागोन में से 5 होते हैं, यस 5, पेंटा का मतलब ही पेंट पहनने वाले नहीं, पेंटा का मतलब ही 5 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बेस है, ये बेस, इस बेस का नाम एडेनिन है। ये नाम आपको जानना जरूरी नहीं है कि इस बेस का नाम एडेनिन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बेस का ये पता होना चाहिए कि, यानी स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये कौन सा है। ये स्ट्रक्चर जो है वो भी फर्स्ट ईयर में नहीं है, स्ट्रक्चर आपसे सेकेंड ईयर में याद करवाएंगे। अभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे हैं थोड़े, इतना याद करें, बस ये याद करें कि ये बताएं ये जो बेस है ये कौन से कार्बन नंबर पर आया। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन के बाद सबसे पहला शुरू करें तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे बेस होती है शुगर के, और फॉस्फेट कहाँ पर होता है, कार्बन नंबर 5 पे। तो इस तरीके से दूसरे लफ्जों में ये देखें, जब पहला और आखिरी है उस पर ही हैं चीजें, पहला 1 है, आखिरी 5 है। आखिरी कैसे हुआ, इसलिए कि पेंटोस शुगर में सिर्फ 5 ही कार्बन होते हैं। पेंटोस शुगर कहते ही उसको हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो उसमें 6 कार्बन तो होते ही नहीं। अगर उसमें 6 कार्बन होते तो क्या कहते हैं, हेक्सोस। उसे हम हेक्सोस कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपस में एक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। क्या आप उस बॉन्ड का नाम बता सकते हैं, पेप्टाइड। नहीं, ग्लूकोसाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और देखें ये यही ग्लाइकोसाइड। बॉन्ड है जो यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड। इस बॉन्ड में कार्बन नंबर 1 से ये शुगर है जिसके कार्बन नंबर 1 से ये बेस ज्वाइन हुई है। ये बेस कहाँ से जुड़ी है, ये कार्बन नंबर 1 से ज्वाइन हुए है। ये फॉस्फेट कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, दिस इज कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पे एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट हो तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से फॉस्फेट माइनस कर दिया जाए तो नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, द डिफरेंस बिटवीन Phosphoric acid. न्यूक्लियोसाइड इज, यस, फॉस्फेट। Nucleotide is equals to nucleoside plus phosphate, and अगर कहीं nucleoside दोनों में doesn't have डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट का, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस। और जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं ये कहाँ जाके डाइजेस्ट होती हैं, ये जैसे हमने पढ़ा phosphate. जेजनम में, राइट। अब हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं
क्या इसकी भी टाइप्स होती हैं? यस, एक न्यूक्लियोटाइड के भी टाइप होते हैं। अब उन टाइप्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, हमें ज़्यादा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे दरअसल कहते हैं ये क्या डायग्राम बनी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको कुछ पता चलेगा। वो जो कुछ आपको पता चल रहा है, व्हाट इज दैट? कैसे कुछ पता चल रहा है या नहीं? इससे सर न्यूक्लियोसाइड दे को फॉस्फेट ग्रुप से मिलता है। यस जी। तो इसमें डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, ये एक बेस है, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है। अगर जैसे कहते हैं एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट हो तो उसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है। मोनो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन अगर इसमें एक और बेस, एक और शुगर, एक और फॉस्फेट आ जाए तो फिर हम इसे कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिसमें दो शुगर, दो फॉस्फेट, दो बेस होते हैं। जिसमें दो शुगर, दो फॉस्फेट, दो बेस होते हैं, उनको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जिसमें एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक बेस होता है, उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जिसके अंदर बहुत सारे शुगर, बहुत सारे बेसेस, बहुत सारे फॉस्फेट होंगे, उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मोनो का मतलब होता है वन न्यूक्लियोटाइड, टू का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, मैनी का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दरअसल कहते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसमें एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस होता है, इसको एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड मिला दिए जाएं, दो न्यूक्लियोटाइड, तो इससे जो बनेगा उसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड मिला दिए जाएं, इससे जो बनेगा उसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। और अगर तीन मिला दिए तो ट्राई, बहुत सारे मिला दिए तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, फिर कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। आगे स्टोरी चलाते हैं हम कि जो न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ रहे थे ये होते कहाँ हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ रहे थे ये होते कहाँ हैं। अब दरअसल इनकी अकरेंस के बारे में है कि वेयर दे आर। अकरेंस का मतलब होता है कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए में होते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो वायरस हो, ह्यूमन हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, सब में। काइंड्स, काइंड्स के लिहाज से दो काइंड के न्यूक्लिक एसिड है, एक को हम कहते हैं डीएनए, एक को हम कहते हैं आरएनए। फंक्शन क्या है डीएनए का और आरएनए का? सर न्यूक्लियोटाइड ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। यस, कहते हैं डीएनए का काम हेरिडिटी है। डीएनए का काम हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं? कैरेक्टर्स को पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाना। पेरेंट्स का मतलब होता है वालिदैन की खुशियात, उनके कैरेक्टर्स उनके बच्चों तक। कहते हैं बच्चे अपने वालिदैन से क्यों मिलते हैं? इसलिए वो मिलते जुलते होते हैं कि उनका डीएनए पेरेंट्स से आता है। तो जैसे पेरेंट्स के डीएनए और जीन्स होते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं। अगर पेरेंट्स की आइज ब्लू हो तो बच्चों की आइज ब्लू होंगी। अगर पेरेंट्स की ब्राउन हो तो बच्चों की ब्राउन होगी। अगर पेरेंट्स की ग्रीन हो तो बच्चों की ग्रीन होगी। इसी तरीके से अगर पेरेंट्स के बाल ब्लैक हो तो बच्चों के ब्लैक होंगे। अगर पेरेंट्स के बाल ब्राउन हो तो बच्चों के बाल ब्राउन होंगे। इसलिए कि बच्चों के पास जीन कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से ही आते हैं। इसलिए they resemble